Hello guys, welcome to all of you at our channel Book Hype Educator. As you know, I am Vikas Srivastava. Today we are just going to discuss a question paper that is very important, and it was held on 14th of March 2018. Guys, बहुत important होता है क्या कि जब हम टॉपिक कर रहे होते हैं और टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन पेपर होता है या फिर टॉपिक से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है, अगर वो हम डिस्कस नहीं करें ना तो हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। हमारी तैयारी तभी कंप्लीट मानी जाती है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी आउटस्टैंडिंग प्रिपरेशन गाइज। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस, एंड आई थिंक कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक सेंटेंस है, डायरेक्शन इसमें है, जैसे कि इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं है, सिंपली हम समझेंगे कि देयर इज अ सेंटेंस एंड दैट इज द नॉइज स्टार्टेड द डॉग एंड मेड इट टू येल। यानी कि ये एक सेंटेंस गिवन है एंड द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द नॉइज स्टार्टेड एंड द सेकंड पार्ट इज द डॉग and the third part is and made it to yell and the fourth part is no error. If you don't find any error in this particular sentence, then you have to just go for option number 4, that is no error. And if you think that there is an error in this particular sentence, you have to just tick out that particular part. अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, आप फोर्थ ऑप्शन के लिए जाओगे, नो एरर। और अगर आपको लगता है कि नहीं किसी एक पार्ट में एरर है, तो आपको बस वो पार्ट को टिक करना है, दैट इज ए, बी और सी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपकी एक छोटी सी बात पहले बता देना चाहता हूं, फिर उसके बाद से देखना ये एरर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो क्या है गाइज, ध्यान रखना कि कुछ एक वर्ड में लिख रहा हूं, जैसे है लेट, फिर मैंने लिखा बिड, फिर है behold, BEHOLD, let, bid, behold, see, watch, hear, make and help। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में कि जिसके बाद अगर आपको कोई भी दूसरी वर्ब यूज करनी हो, you have to use only the first form of a verb, not 2 + V1। 2 + V1 का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर आपने कर दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब आप सोच के देखो कि यहां पर हमने एक वर्ब यूज की है, क्या, हेल्प। देखो मैंने यहाँ पे जो भी वर्ब यूज किए, इसकी किसी भी फॉर्म के साथ, चाहे वो V1 हो, V3, V4, V5, किसी भी फॉर्म के बाद हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो देखो यहाँ हेल्प है, हेल्प के बाद क्या आ गया, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के पहले क्या यूज किया गया है, टू, सो इट्स रॉन्ग वन। तो गाइस अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखो तो क्या है, एंड मेड इट टू येल। मेड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। सो इसके बाद मुझे 2 + V1 चाहिए या V1 चाहिए, बट ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पर V1 चाहिए। सो द राइट आंसर कौन से पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, एंड मेड इट येल, ना कि 2 होगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन साथ साथ करते रहो, क्योंकि ये वर्ब मोस्ट रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a general agreement that some behaviors that are common in birds as well as in crocodiles was also common among extinct dinosaur groups। और फिर है no error। देखो गाइज होता क्या है कि जब आप सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे होते हो या फिर सेंटेंस में किसी भी तरीके की अगर एरर फाइंड आप करते हो, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा क्लॉज बनाना, कि क्लॉज बनते कैसे हैं। क्लॉज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब भी होगी। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर ये बच्चा है तो इसकी माँ जरूर कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। बिना माँ के बच्चा पॉसिबल नहीं है, हमें उस माँ को ढूंढना होगा, या फिर माँ है तो उसका एक बच्चा भी होगा तो उसे बच्चे को ढूंढना होगा। आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पढ़ करके देखो, आपको क्या दिखेगा, देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट दैट सम बिहेवियर्स
सम बिहेवियर्स तो यहाँ पर एक तरह से सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आगे बात क्या कही गई है, दैट आर कॉमन इन बर्ड्स एज वेल एज इन क्रोकोडाइल्स वॉज ऑल्सो कॉमन। देखो वॉज के पहले क्या लिखा गया है, कॉमा है। ये जो वॉज है आया किसके लिए सर, ये जो वॉज आ रहा है कह रहे कि क्या कॉमन है किसमें, अमंग सम एक्सटिंक्ट डायनासोर ग्रुप, क्या कॉमन है, बिहेवियर्स। सो बिहेवियर्स यहाँ का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो बिहेवियर्स देखना गाइस यहाँ पर प्लुरल है, लेकिन हमने वर्ब कैसे यूज कर दिया, वॉज। उस वॉज की जगह पे क्या होना चाहिए, वर का यूज होना चाहिए। जैसे अगर आप इसमें देखते हो, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिहेवियर्स, इस बिहेवियर्स के लिए क्या है, बिहेवियर्स वॉज ऑल्सो कॉमन इन, गलत हो गया, यहाँ पर बिहेवियर्स तो यहाँ पर वर होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज सी, देखो ये एक फिल ऑफ द ब्लैंक्स है, इसमें ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, दैट इज कैन, कुड बी, इज एंड सपोजिटली। ठीक है, शी केप्ट थिंकिंग, वो सोचती रही। ठीक है, हाउ लकी सेरेना, हाउ लकी सेरेना कैन, नॉट एट ऑल, कि कैन हमें क्या बताता है, कैपेबिलिटी बताता है, एबिलिटी बताता है, पावर बताता है। ठीक है, कुड बी, हाउ लकी सेरेना कुड बी, गलत है। इज, देखो एक चीज ख्याल रहे, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक लॉजिक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, and that is assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये रिलेटेड टू, यू नो व्हाट, ये रिलेटेड टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि आप या तो सेंटेंस हाउ से स्टार्ट कर सकते हो या तो सेंटेंस आप व्हाट से स्टार्ट करते हो, लेकिन इसमें वर्ब हमेशा एंड में होनी चाहिए। तो देखना यहाँ पे वर्ब बिल्कुल एंड में, जो ब्लैंक है इसमें वर्ब यूज करनी है, तो ये ऑप्शन तो जाएगा नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट अ वर्ब। अब बात आती है कैन की, शी केप्ट थिंकिंग, वो सोचती रही, फिर कह रहे कि क्या सोचती रही, कि हाउ लकी सेरेना, कि सेरेना कितनी लकी है या सेरेना कितनी लकी थी। तो या तो है तो प्रेजेंट, थी तो पास्ट, तो प्रेजेंट के लिए क्या है, थर्ड। सो द राइट आंसर इज थर्ड, 3 इज, यहाँ पर इज होना चाहिए। आई थिंक आप सारे बच्चों को समझ आ रहा है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। ओके गाइस, इसमें ये तो बहुत आसान है, फेथ इज द ओनली पावर दैट कैन इंस्पायर अ ह्यूमन बीइंग हु इज इन डिस्पेयर। जो क्या है, जो डिस्पेयर है, यानी कि फ्लेयर, ग्लेयर, ये सबकी मीनिंग टोटली डिफरेंट है। ठीक है, फ्लेयर तो अलग ही मीनिंग देता है। सो द राइट आंसर इज डिस्पेयर। एंड द वर्ड हियर गिवन इज, कि एक वर्ड गिवन है, आपको इसका सिनोनिम बताना है। जैसे लिखा गया है ना कि बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, तो जो बेस्ट एक्सप्रेस करे दैट इज सिनोनिम। एनिग्मेटिक, गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनिग्मेटिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखो एनिग्मेटिक बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एनिग्मेटिक, ठीक है, फिर एक वर्ड होता है ऑब्सक्योर, ठीक है, फिर एक वर्ड होता है एब्स्ट्रियोज, फिर एक वर्ड होता है इक्विवोकल, फिर एक वर्ड होता है एम्बिगुअस, ओके, फिर एक वर्ड होता है अनक्लियर, फिर हम कह सकते हैं अनसर्टेन, फिर हम कह सकते हैं रेकनडाइट। ओके, ये जितने भी सारे वर्ड होते हैं इन सब की मीनिंग अगर यूज ऑफ वर्ड के अकॉर्डिंग देखो, इन सब की मीनिंग क्या होती है, अस्पष्ट, ठीक है, यानी कि अनक्लियर, और ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपके पेपर में नहीं पूछा गया हो, इसलिए मैंने इतनी सारी चीजें लिख दी है। हाँ, ये 2 वर्ड्स आपके पेपर में नहीं पूछे गए हैं। तो आप देखो एनिग्मेटिक क्या होगा, क्या होगा, देखना ऑब्वियस, प्लेन, नोन, नोन तो जाएगा नहीं, फिर कह रहा है प्लेन, ये भी नहीं जाएगा। अब कहता है कि सर मिस्टीरियस कैसे जाएगा, क्योंकि मिस्टीरियस अस्पष्ट होता है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है वही तो मिस्ट्री है, वही तो सीक्रेट है। सो द राइट आंसर वुड बी सेकंड, मिस्टीरियस। डिक्लेंसन मतलब होता है कोई चीज में अगर उसमें कह सकते हो कि अगर डिके हो रहा है, अगर उसकी एफिशिएंसी में कमी आ रही है, वो सड़ रहा है, घट रहा है, उसकी सारी चीजें, तो उसे हम कहते हैं डिक्लेंसन कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिके। आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा साइंस के टॉपिक में। फ्रिटर, फ्रिटर का अपोजिट बताना है,
फ्रिटर का मतलब क्या होता है गाइस? गंवा देना। मतलब गंवा देना का मतलब मैं ऐसे कहूँ कि कोई चीज़ खत्म कर देना, पानी के जैसे पैसा बहा देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने मौका गंवा दिया, मैंने पैसा गंवा दिया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखना, ड्विंडल तो कुछ और मीनिंग देता है, तो इसका अपोजिट आपकी नज़र डायरेक्ट कौन से ऑप्शन पे जा रही है? सेव। अगर इसकी मीनिंग पता है गंवा देना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? सेव करना, यानी कि बचाना। यस, बिल्कुल सही समझा गाइस आपने। मिलांकली, मिलांकली का मतलब क्या होता है? ये वर्ड काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। जो लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, कोई बातें उनको अंदर अंदर खाती है, कोई बातें परेशान करती है, किसी टेंशन में रहते हैं, उदास रहते हैं, सैड हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? चीयरफुल। यस, बिल्कुल सही समझा गाइस आपने। देखो, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं जंबल्ड वर्ड भी कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन जो आपके पेपर में पूछा गया दैट इज कॉल्ड जंबल्ड वर्ड्स। इसमें क्या है कि एक सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग है द आइडियोलॉजी ऑफ, ठीक है, उसके बाद से PQR, ये सही सीक्वेंस में गिवन नहीं है, आपको सही सीक्वेंस पता करना है। देखो गाइस, एक बात का हमेशा ख्याल रहे कि जब हम सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो सेंटेंस अरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन। रीज़न ये, सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने अरेंजमेंट शुरू कर दिया। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आपने अरेंजमेंट इस सेंटेंस का स्टार्ट किया QPR, सब कुछ पूरी मेहनत करके बाद जब आपने देखा, कह रहे यार क्यों तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्यों से तो शुरुआत ही नहीं है, फिर क्या करें? इसका मतलब ये है कि हमें स्टार्टिंग फाइंड करना है, पहले ऑप्शन से खेलना है। देखना ऑप्शन क्या क्या गिवन है, या तो P से स्टार्ट है या तो R से स्टार्ट है, यानी क्यों बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात आती है कि दो ऑप्शन P से है और दो ऑप्शन R से है। अगर मैं पता कर लूं कि ये P से ही स्टार्ट होगा, इसका मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अगर मैंने पता कर लिया कि नहीं इसकी शुरुआत R से ही होनी है, तो कम से कम दो ऑप्शन P वाले तो एलिमिनेट हो गए। तो इस तरीके से हमें एरर फाइंड सेंटेंस अरेंज करना होता है। जैसे द आइडियोलॉजी ऑफ, अब तो क्यों आएगा नहीं, एक बार कोशिश करते हैं P पढ़ के, एक बार कोशिश करते हैं R पढ़ के। द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट मटेरियल प्रोग्रेस हैज यील्डेड इनहैंस्ड सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग। गाइस देखो, यहाँ से मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ। देखो, आर जब आप पढ़ रहे हो, द आइडियोलॉजी ऑफ, इतनी बात हो गई। फिर कह रहे हैं कि द आइडियोलॉजी ऑफ, और अगर आप जाते हो मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करते हैं? इनहैंस्ड सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग मटेरियल प्रोग्रेस हैज यील्डेड। नॉट एट ऑल, क्या जाएंगे हम? द आइडियोलॉजी ऑफ, और अगर मैं आर से जाता हूं, सोचो, द आइडियोलॉजी ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, जो आइडियोलॉजी है रियलिस्टिक प्रोग्रेस का, हैज यील्डेड, उसने डिमांड की है, उसने यील्ड किया है किस बात के लिए? इनहैंस्ड सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग, यानी कि हमें क्या जाना चाहिए? आर जाना चाहिए या पी जाना चाहिए? हम आर से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? आर क्यू पी। क्या होगा गाइस, एक बार देखना। द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट, यस, क्या होना चाहिए गाइस? देखो यहाँ पे क्लू क्या मिल गया कि ये हो गया द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है हैज यील्डेड इनहैंस्ड सेटिस्फैक्शन, यानी कि पी आर क्यू है कहीं ऑप्शन में? PRQ, सो थर्ड इज योर राइट आंसर। देखो, इसमें थोड़ा भी अगर इधर से उधर हो गया, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, आप अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि जो आइडियोलॉजी है, किस चीज की आइडियोलॉजी है? जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। तो कहीं ना कहीं सेंस समझना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा गाइस, ठीक है? चलते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, शी थ्रू मी इनटू अ डिच। बहुत आसान है। देखो, इसके तो खैर शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में, धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ड्रॉ है ना, DRAW, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ड्रीव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ, ड्रीव एंड ड्रॉन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो ना, तो ये या तो वॉज होगा या तो वर होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जैसे पता है ये हो जाएगा, यानी कि वॉज वर ड्रॉन हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं वॉज वर ड्रॉन है कहाँ पे? सी थ्रू मी, थ्रू है ना, सॉरी मैंने ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं है,
थ्रो होगा ना, THROW, कोई बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा, थ्रू, THREW, और ये क्या होता है, थ्रोन, THROWN। ओके गाइज, तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कि अब अगर इसे मैं सेकंड फॉर्म को, कभी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म को जब आप कन्वर्ट करते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस में गाइज, तो ये हमेशा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि THROWN हो जाएगा। तो आप देखो वॉज वर्ब थ्रोन कहाँ कहाँ है, देखो एक तो यहाँ पे है वॉज, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं होगा, एम तो जाएगा नहीं, वॉज थ्रोन, दो आ गया, ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया बस इतनी सी बात जान करके कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ हमारा आंसर होगा कौन सा, बाई हर, क्यों हमने छोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि फोर्थ नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पर सी जो सब्जेक्ट है इसे हम बाई के साथ जरूर रखेंगे, बाई हर होना चाहिए। सो नेक्स्ट, बी साइलेंट, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा कि शांत रहें, बहुत आसान है, आई टोल्ड देम टू बी साइलेंट। वैसे भी जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हो गाइज, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है ना, तो वहां पर टू का यूज करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर एक ही दो ऑप्शन है जहां पर टू है, आई टोल्ड देम टू बी साइलेंट, और थर्ड जो है आई सेड देम टू बी साइलेंट। तो देखो कहते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं इस सेड को ना टोल्ड में चेंज कर दूंगा, ये रूल है। तो देखो यहाँ पर टू आ गया, एक यहाँ पे टू आ गया, देखो हम ट्रिकी अप्रोच अपना रहे हैं, यहाँ पर टू आ गया, यहाँ पर टू आ गया। अब पंगा तो ये है ना कि टोल्ड देम होगा या सेट देम होगा। तो एक बात और ख्याल रखें कि जब भी से के बाद ऑब्जेक्ट है तो बीच में टू आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर से के बाद ऑब्जेक्ट है तो टू आना चाहिए, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो गड़बड़ है, तो इसलिए ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा फर्स्ट, यानी आई टोल्ड देम टू बी साइलेंट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्जेंट, बहुत आसान है, SERGENT, थर्ड इज द राइट आंसर। Now moving to the next one, although it has been felt necessary to devote much space blank to blank, attempt to find principles that may be said to be at the basis blank, the art of all nations, the executive side of the question has not been neglected, and it is hoped that the blank method for the study of drawing from the two opposite points of view of line and mass here advocated may be useful and help students to avoid some of the blank that results from attempting simultaneously the study of these qualities of form expression। तो guys इसमें आपसे ये पूछना चाह रहा है कि much space to blank attempt to find principle क्या होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर है attempt, और attempt जो है अगर आप इसे बोलते हो तो कहीं ना कहीं वॉवेल साउंड आ रहा है। वॉवेल साउंड का मतलब क्या होता है, वॉवेल साउंड का मतलब ये होता है कि वहां पर ओ से अ के बीच में फर्स्ट लेटर प्रोनाउंस होगा। जैसे अगर आप अटेम्प्ट को लिखते हो तो आप इसे हिंदी में कैसे बोलोगे, ओ, तो पहला लेटर क्या आया, ओ, यानी कि ये वॉवेल साउंड कर रहा है, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट वन, एन अटेम्प्ट टू फाइंड प्रिंसिपल एट द बेसिस ऑफ, ये तो बहुत बार हमने सुना है, बहुत ही इजी आ गया, सिंगल एफ, एट द बेसिस ऑफ द आर्ट ऑफ ऑल नेशंस, and it is hoped that the blank method for the study, the logical method, क्योंकि देखो लॉजिकल में यहां पर क्या लिखा गया है गाइस, मेथड लिखा गया है। तो मेथड को ना एक नाउन माना जाता है, तो नाउन के पहले क्या आता है, हमेशा एक एडजेक्टिव आता है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, लॉजिकल कर दिया। भाई लॉजिकल क्यों किया हमने, क्योंकि CAL हमेशा एक एडजेक्टिव बनाता है। किसी भी वर्ड के एंड में अगर आप CAL देखो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में क्या है, CAL है, एडजेक्टिव है, ठीक है, घबराने का नहीं है। तो इसलिए यहां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द लॉजिकल मेथड फॉर द स्टडी। अवॉइड सम ऑफ द ब्लैंक दैट रिजल्ट्स, अवॉइड सम ऑफ द कंफ्यूजन, यानी कि कंफ्यूज तो होगा नहीं, कंफ्यूज एक वर्ब है, और कंफ्यूजिंग भी नहीं होगा क्योंकि आगे एक नाउन चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग एक एडजेक्टिव है, और कंफ्यूज्ड भी नहीं होगा क्योंकि कंफ्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसको अपने बाद एक नाउन की जरूरत पड़ेगी। सो इसमें नाउन है कहां पे, क्योंकि सम ऑफ द के बाद हम या तो प्लुरल
या तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज कंफ्यूजन, फोर्थ वन। स्टडी ऑफ दीज ब्लैंक क्वालिटीज ऑफ फॉर्म एक्सप्रेशन, कह रहे कि स्टडी ऑफ दीज डिफरेंट क्वालिटीज, ये तो बहुत आसान है, डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पे। एक सेंटेंस गिवन है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, भाई इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए? अ वोरेशियस पर्सन हु ईट्स विद बिग मॉर्सल्स, बिल्कुल भी नहीं। इट इज नॉट गुड मैनर्स टू हॉग फूड when you are in a social setting, or a commitment is a commitment irrespective of whether you can do it or not. Yes, एक कमिटमेंट है, भले वो आप करो या ना करो, कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने कमिट कर दिया तो यू हैव टू डू। जैसे सलमान खान बोलता है ना कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, वही ये कहना चाहता है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। सो द राइट आंसर इज थर्ड वन। अ फूल्स पैराडाइज, ये फूड्स नहीं है, फूल्स होना चाहिए। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? इडियम से, इडियम्स की मीनिंग जानना चाहता है। एन एवरेज पर्सन अपीयर्स स्मार्ट इन कंपनी ऑफ फूल्स, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। अ पैराडाइज इज ruined when fools enter it pretending that everything is going fine when actually all is being lost. Not at all. A state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble. कह रहे कि एक ऐसी खुशी की अवस्था होती है एक इंसान के not knowing about potential trouble, उसे पता ही नहीं कि क्या मुश्किलें आने वाली है, तो उसे हम कहते हैं fools paradise। अब ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको करना क्या है? सब्स्टिट्यूट करना है। बेसिकली यहाँ तो खैर बोल्डेड, तो यहाँ तो सारे ही बोल्डेड हैं। करना क्या है? देखो, द क्लैंडस्टाइन कॉपिंग एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी। लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट विच कैन बेस्ट, ओके ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कह रहे कि द क्लैंडस्टाइन कॉपिंग, क्लैंडस्टाइन का मतलब कहता है चुपके से, चुपके से कॉपी करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्टेट, किसी सरकार के द्वारा किसी भी एक जर्नल को, किसी भी एक लिटरेचर को बैन कर दिया गया और उसको चुपके से बेचना, चुपके से उसकी कॉपी करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड सेम इज दैट, यानी कि आपका आंसर फोर्थ होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, याद रखना होगा। The forming of a theory or conjecture without firm evidence, मतलब बिना किसी भी निश्चित एविडेंस के, सबूत के, कहते हैं कि एक थ्योरी बना देना। क्या होता है वो? स्पेक्यूलेशन, जिसे हम कहते हैं ना अंदाजा लेना, स्पेक्यूलेट करना, स्पेक्यूलेशन होता है। पीपल हैव, देखो यहाँ पर ब्रैकेटेड में, जैसे ब्रैकेट में ये पार्ट लिखना है, या तो आपको लगता है ये सेंटेंस करेक्ट है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है तो उसके लिए आपको 3 ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 और लगता है सही है, देन यू हैव टू जस्ट गो फॉर नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा है यहाँ पे कि पीपल हैव गॉट सो एडिक्ट, गलत तो यहीं पे हो गया, मजा भी नहीं आ रहा है बोलने में, सो एडिक्टेड होना चाहिए। चलो एडिक्टेड ही ढूंढ लेते हैं, कहीं है क्या सो एडिक्टेड? यस, 2 जगह है सर, या तो सेकंड में है या तो थर्ड में है। लेकिन सर पीपल तो एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, तो वहां तो सिंगुलर वर्ब नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, तो वहां पे क्या जाना चाहिए? प्लूरल वर्ब। सो द राइट आंसर शुड बी थर्ड, हैव गॉट सो एडिक्टेड। सो थर्ड इज द राइट आंसर। फिर है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द टाइपराइटर्स हैड गिव, ये तो गलत हो ही गया क्योंकि हैड अगर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स द टाइपराइटर्स had give way to the computer। have give नहीं होगा क्योंकि have के साथ verb की थर्ड फॉर्म, is giving तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट में टेम्पररी बात करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और have given जा सकता है क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट के लिए हम जाएंगे नहीं, और अभी तक की बात हो रही है कब से? लास्ट डिकेड से, तो इसलिए हम क्या चाहेंगे? have given। और लीडर्स यूजर्स, मतलब कि यहाँ पर ए और बी और सी 3 चीजें दी गई है, आपको सही अरेंज करना है। लीडर्स जो नेताएं हैं वो यूजर करते हैं क्या? क्रिएट्स अ नेचुरल टेंशन इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विच एज द स्टेटस को फाइट्स बैक। क्या होना चाहिए गाइस? ध्यान से अगर इसे आप समझो तो कह रहा है कि लीडर्स यूजर इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या करते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। विच, अब आप ध्यान दो, यहां लिखा गया विच, ठीक है,
तो इसके पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो कि एक सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है और विच एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि विच के पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो सिंगुलर क्या होगी, जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में यूज करूं, जो कि क्रिएट्स है। यानी कि सही लॉजिक मिल गया हमें, बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए देखो यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। तो बी के बाद ए यानी कि या तो फोर्थ होना चाहिए या तो थर्ड होना चाहिए। बस हमें यही जानना है ना कि बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होगा, पढ़ के देख लेंगे। लीडर्स, यूजर्स, सी से तो जाएगा नहीं एज द स्टेटस को, सो द राइट आंसर इज बी ए सी। गाइज आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो भी हम फटाफट डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इफ्यूसिवली, EFFUSIVELY, इफ्यूसिव, और उसमें ly ऐड करके बना दिया उसे एक एडवर्ब। सो द राइट आंसर इज EFFUSIVELY, सेकंड वन इज द राइट आंसर। सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स लॉट गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू।